हेलो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूब्लाइट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारी इस मुहिम को जिसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी के जो विधायिका यानी संसद वाला पोर्शन है उसको पढ़ रहे थे, और इस विधायिका वाले टॉपिक के अंदर हमने कल जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने देखा था कि कितने प्रकार के बिल होते हैं और उन बिलों में क्या अंतर है, किस प्रकार के अंतर रखे जाते हैं और किन अंतर के आधार पर हमसे संस्था ने क्वेश्चन कर सकती हैं, उनके बारे में एक ही सारणी के अंदर पढ़ने का प्रयास किया था। आई होप कि मैं अपने उस प्रयास के तहत आपको इन जो मेरी मुख्य बात थी वो बताने में कामयाब रहा था। तो आज की हमारी जो उसी के आधार पर अगली क्लास है वो अब हम संसदीय प्रक्रिया के अंदर एंट्री कर रहे हैं। हमने कल तक संसद में पारित होने वाले बिलों के बारे में देखा था। आज हम देखते हैं कि संसद में कितने प्रकार के सत्र होते हैं और एक संयुक्त बैठक जो कि एक विशेष है और उसके अंदर कुछ ऐसे अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, उन टॉपिकों के बारे में आज की चर्चा रहेगी। तो चलिए हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला टॉपिक है वो है भारतीय संसद के सत्र, यानी कि सेशन कौन कौन से सत्र, यानी हमारी संसद के अंदर कौन कौन से सेशन होते हैं। तो पहला है आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल नंबर 85 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्र को आहूत करेंगे। दूसरी चीज कि राष्ट्रपति, और दूसरी बात ये लिखी हुई है कि संसद के सत्रों के बीच में अधिकतम 6 मास की अवधि हो सकती है। यानी कि इस आधार पर देखा जाए तो भारतीय संविधान, संसद के अंदर भारतीय संविधान 2 सत्रों की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम नॉर्मली जानते हैं कि एक वर्ष में 12 मास होती है, और यहां पर कहा गया है कि एक सत्र के बीच में, यानी 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह की अवधि हो सकती है। तो यानी कि 6 माह के अंदर अगर एक साल निकल जाता है और उस एक साल में 2 सत्र हो सकते हैं। भारतीय संविधान इतना ही प्रावधान करता है, लेकिन हमारी जो नियमावली है उसके तहत संसद अपने नियम बना सकती है। आर्टिकल 118 के तहत, आर्टिकल 118 कहता है कि संसद अपने कार्य संचालन के लिए नियम बनाएगी, और इसी के तहत संसद ने अपने कार्य प्रशासन के नियम बनाए। लोकसभा के लिए भी अलग से नियम बना रखे हैं और राज्यसभा के लिए भी अलग से नियम बना रखे हैं। उन नियमों की बात पर मैं एक चीज एक्स्ट्रा है वो आपको बता देता हूं। हम कई बार सुनते हैं जब सत्र चल रहा होता है तब सदस्यों का कई बार निलंबन होता है। क्या निलंबन के बारे में भारतीय संविधान कुछ कहता है? जी नहीं, भारतीय संविधान ऐसी कोई बात नहीं करता है। लेकिन आर्टिकल 118 संसद को यह शक्ति देता है, और आर्टिकल का सब 118 का सब क्लोज 1 राज्यसभा और लोकसभा दोनों को शक्ति देता है कि वो अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना ले। तो कार्य संचालन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अपने कुछ नियम बना रखे हैं। उन नियमों में प्रावधान है कि यदि कोई सांसद जानबूझकर हो हल्ला करता है, सदन की बैठक की कार्यवाही जो चल रही है उसे बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो सदन है अपने उस सांसद को निलंबित कर सकती है। निलंबन के बारे में 2 प्रकार के प्रावधान है। पहला आर्टिकल 373 जो कि लोकसभा का नियम है, और आर्टिकल 254 जो कि राज्यसभा का नियम है। यानी कि राज्यसभा की जो नियमावली है उसका जो नियम 373 है वो कहता है कि अगर लोकसभा के अंदर बैठक के दौरान कोई सांसद हो हल्ला करता है तो जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा की ये प्रावधान 254 में है जो नियमावली बना रखी है उसमें, तो ये प्रावधान है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा को कोई सांसद व्यक्ति को, यानी कि वहां पर निलंबित अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो अध्यक्ष उनको 1 दिन के लिए निलंबित कर सकते हैं। ये दोनों के लिए, सभापति और अध्यक्ष दोनों को शक्ति दी गई है। और दूसरी तरफ यदि वो व्यक्ति बार बार जानबूझकर अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो ऐसी परिस्थिति में इनके जो अध्यक्ष हैं वो उस सांसद का नाम ले सकते हैं। हाँ, अगर आप कभी इनकी कार्यवाही देखोगे तो कार्यवाही में नोटिस करोगे कि जो अध्यक्ष होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं, सांसद के हो हल्ला करने पर उनको धमकी देते हैं कि मैं आपका नाम ले लूंगा, महोदय आप बैठ जाइए अन्यथा मैं आपका नाम ले लूंगा। तो इस नाम लेने में कितनी बड़ी धमकी है वो देखिए। अगर अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी जो भी हैं वो उस सांसद का नाम ले लेते हैं तो नाम लेने के बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको तो एक विशेष शक्ति दी गई है 374 के सब क्लोज 1 में कि अगर लोकसभा का सांसद किसी व्यक्ति का नाम ले ले तो उसको 5 दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है।
राज्यसभा के भी सांसद को भी निलंबन की शक्ति दी गई है, लेकिन केवल नाम लेने से नहीं होगा। उनके नाम लेने के बाद राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी और उस सांसद को 5 दिन के लिए निलंबित कर देगी, और अगर 3 दिन ही सत्र के बचे हुए हैं तो वो 17 साल तक के लिए निलंबित कर सकते हैं, और वापस रिवोक करने की शक्ति इन अध्यक्षों को नहीं होती है। इनके जो सदन है, सदन खुद ही वापस रिवोक करेंगे, अन्यथा ये निलंबित किए जा सकते हैं। तो ध्यान में रखना, जो सांसदों के नियम निलंबन की शक्ति है वो संविधान में कहीं पर भी नहीं है, ये इनके लिए जो नियमावली बनी हुई है उसी के अंदर लिखे गए हैं। तो अब देखते हैं कि जो नियमावली है उसी नियमावली में लिखा गया है कि भारतीय संसद के सत्र 3 होंगे, और वो 3 सत्र कौन कौन से होते हैं। पहले को बोलते हैं बजट सत्र, क्योंकि ये फरवरी के महीने में, फरवरी से अप्रैल मई तक चलता है। दूसरे को बोलते हैं मानसून सत्र, ये जुलाई से सितंबर तक चलेगा। और तीसरे को बोलते हैं शीतकालीन सत्र, ये नवंबर दिसंबर का होता है। सबसे बड़ा सत्र जो सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, ये फरवरी से शुरू होकर मई तक चलेगा, और सबसे छोटा शीतकालीन सत्र होता है, ये नवंबर दिसंबर के महीने में ही चलेगा। तो संविधान प्रावधान करता है कि अधिकतम 6 माह की अवधि हो सकती है। तो कंफ्यूज करने के लिए पहले एक बार पुराने एग्जाम के अंदर यह भी आया था कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद को कम से कम 2 सत्र बुलाने पड़ेंगे। तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि 2 बुलाने ही पड़ेंगे। भारतीय संविधान कहता है अधिकतम 6 माह की अवधि हो सकती है, और अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह ना दे सत्र आहूत करने की, तो क्या होगा। तो हमने राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति पढ़ी है, जिसमें लिखा हुआ है यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को 6 माह तक सत्र को आहूत करने की सलाह ना दे तो राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति के तहत अपनी मर्जी से सत्र को आहूत कर सकते हैं। ये सब आर्टिकल 85 की बातें हैं, यानी अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है। और ये 3 प्रकार के भारत में प्रचलित है, नियम है। संविधान में ऐसे प्रावधान नहीं है। अब उसके बाद आता है कि जब संसद के सत्र चल रहे हैं तब क्या क्या हो सकता है। तो जब सत्र चल रहे हैं उस स्थिति में सत्र को पहले स्थगित किया जा सकता है, एडजर्न बोलते हैं, एडजर्न किया जा सकता है। एडजर्न कौन करेगा? संसद का जो भी पीठासीन अधिकारी होगा, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, वो एडजर्न कर सकते हैं। एडजर्न का मतलब है कि आज की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है, बाकी कल कार्यवाही होगी, ये होता है एडजर्न, यानी स्थगित करना। उसके बाद दूसरा आता है अनिश्चितकालीन स्थगन। अनिश्चितकालीन स्थगन का मतलब है कि जो हमारे ये पीठासीन अधिकारी होते हैं वो इनकी बैठक की कार्यवाही को समाप्त तो करते हैं, लेकिन साथ में ये नहीं बताते कि दोबारा आप सबको आना कब है। जब दोबारा आने की बात नहीं बताते हैं, इसे बोलते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन करना, यानी कि एडजर्नमेंट फॉर साइन डाई, अनिश्चितकालीन स्थगन। और अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद जब तक राष्ट्रपति इनको दोबारा नहीं बुलाते तब तक के लिए वो, या फिर जो अध्यक्ष होते हैं वो इनको अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि अब आपको मान लो 15 दिन के बाद में अध्यक्ष को लगा वापस बुला ले, तो अध्यक्ष बुला सकते हैं। अन्यथा अनिश्चितकालीन जो स्थगन है इसके बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके इसको सत्रावसान घोषित कर सकते हैं, क्योंकि सत्रावसान की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदन के सत्र को सत्रावसान कर सकते हैं, यानी समाप्त कर सकते हैं। यानी कि बजट सत्र था, राष्ट्रपति ने समाप्त कर दिया तो फिर बजट सत्र समाप्त, अगला फिर जो भी होगा वो मानसून सत्र होगा, और मानसून सत्र को समाप्त करने का मतलब है मानसून सत्र गया, अब सीधा शीतकालीन सत्र में ही मिलेंगे। तो ये स्थगन, सत्रावसान और अनिश्चितकालीन स्थगन के बारे में प्रावधान थे। अब इन सब के साथ आर्टिकल 85 एक और विशेष प्रावधान करता है, वो है मंत्रिपरिषद की विशेष शक्ति। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। 2 परिस्थितियों में लोकसभा भंग हो सकती है, या तो कोई भी ऐसा दल नहीं हो जिसके पास बहुमत हो और वो सरकार बना सके, या फिर मंत्रिपरिषद खुद ही सलाह दे दे कि आप लोकसभा को भंग कीजिए और नया चुनाव करवा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोकसभा भंग हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न बनता है जो लोकसभा के भंग होने के बाद का है, क्योंकि लोकसभा भंग करने का जो आर्टिकल 85 है इसके बारे में हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और लोकसभा में सत्रावसान होता है, इन दोनों का जो बिल आते हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले देखते हैं सत्रावसान। अगर सत्र का अवसान कर दिया गया तो फिर किसी भी बिल पर कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही नया सत्र आएगा वो सेम ही बिल वापस नए सत्र के अंदर प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन एक बिल है, वो है जजेस के बारे में जो कार्यवाही चलती रहती है, यानी कि जजों के हटाने का जो बिल अगर सत्र के अंदर
सदनों में प्रस्तुत हो चुका है, तो इस बिल को 17 साल के दौरान ही कंप्लीट करना पड़ेगा, अन्यथा वो बिल निरस्त हो जाएगा। यानी कि जजेज वाला एक स्पेशल बिल है, यानी कि जजों को हटाने के लिए कई बार लोकसभा या राज्यसभा के अंदर बिल प्रस्तुत होते हैं, फिर यानी ये पूरी की पूरी विधायी प्रक्रिया बन जाती है इनको हटाने वाली। लोकसभा से बिल पारित होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां से पारित होने के बाद में इनका जजेज का पद मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर 17 साल हो जाता है तो ये बिल निरस्त हो जाता है, यानी वो हमारे जज अपने पद पर बने रह सकते हैं, उनके हटाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। 17 साल में केवल यही वो बिल है जो समाप्त होता है, बाकी सारे बिल यथावत रहते हैं। जैसे ही सत्र वापस शुरू होगा वो बिल वापस एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब लोकसभा भंग होती है तब कुछ विशेष प्रकार के बिल हैं जो कि निरस्त नहीं होते, समाप्त नहीं होते। वो कौन कौन से बिल हैं, इनके बारे में यहाँ पर 4 विशेष परिस्थितियां बता रखी है। इन परिस्थितियों में बिल समाप्त नहीं होंगे। आपको अगर कंफ्यूजन होने की संभावनाएं रहती है तो एक बात ध्यान में रखना, जो भी बिल आएगा ये वही बिल होंगे जो समाप्त नहीं होंगे जिन बिलों पर नई लोकसभा को कुछ शक्ति रहेगी। मतलब क्या है, यदि ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में बिल पहुंच चुका है, यानी बिल कहां रहेगा, या लोकसभा में रहेगा या राज्यसभा में रहेगा या राष्ट्रपति के पास जाएगा या फिर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देगा या फिर संयुक्त बैठक की परिस्थिति होगी। ये 5 प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है। इन 5 में से हमें अगर कोई डाउट हो तो एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि बिल वही समाप्त नहीं होगा जिस बिल को आगे नई लोकसभा के पास उम्मीदें रहती है समाप्त करने की। कैसे, वो देखते हैं, इन 4 प्रावधानों को देखते हैं। ऐसा कोई बिल जो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है, राष्ट्रपति के पास कोई बिल कब पहुंचेगा, मनी बिल और वित्त विधेयक को छोड़कर बाकी राष्ट्रपति के पास बिल तभी पहुंचते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा उन्हें पारित कर देती है। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने पारित कर दिया, बिल पहुंच गया राष्ट्रपति के पास, तो क्या नई लोकसभा के पास चांसेस हैं कि उस बिल को समाप्त करवा दे? जी हाँ, चांसेस हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक वीटो होती है जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो राष्ट्रपति के पास अगर बिल पहुंच गया तो आप एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करवाइए और राष्ट्रपति को बोलकर उस बिल को निरस्त करवा दीजिए। यानी कि नई लोकसभा और मंत्रिपरिषद के पास कुछ तो शक्ति है उस पुराने बिल को समाप्त करवाने की, इसलिए ये बिल अभी के लिए समाप्त नहीं होगा। यानी ये वो 4 परिस्थितियां हैं जो बताती है अगर लोकसभा के पास कुछ शक्ति बच जाती है तब तो ये बिल समाप्त नहीं होंगे। अगर लोकसभा के पास ही कोई शक्ति नहीं है तो फिर ये बिल समाप्त हो जाएंगे। तो पहली परिस्थिति में हमें समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के पास जो बिल गया वो समाप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि नई लोकसभा के पास एब्सोल्यूट वीटो जारी करवाने की शक्ति तो रहेगी, तो इस बिल को तो समाप्त किया ही जा सकता है। अब आता है दूसरा बिल। अगर राष्ट्रपति ने वो बिल पुनर्विचार के लिए भेज दिया है तो क्या होगा, तो अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं तो नई लोकसभा बन चुकी है और वो नई लोकसभा अगर इस बिल को मंजूर करेगी तभी तो वो बिल वापस जाएगा और पास होगा, अन्यथा ये बिल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इस बिल में भी लोकसभा के पास शक्ति बचेगी, इसलिए ये बिल भी समाप्त नहीं होगा। फिर तीसरा देखते हैं, अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की घोषणा कर दी है, यानी कि पहले डेडलॉक की परिस्थिति बन गई थी, फिर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की घोषणा कर दी। अगर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की घोषणा कर देते हैं तो क्या लोकसभा के पास कोई शक्ति बचेगी? जी हाँ, संयुक्त बैठक का मतलब ही होता है लोकसभा की चाहिए हुई बात पूरी होने वाली है, क्योंकि लोकसभा नहीं गठित हुई है और लोकसभा संयुक्त बैठक के अंदर हमेशा ही बहुमत में रहेगी। कैसे रहेगी? लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या 545 है, राज्यसभा के अंदर 245 है। ऑब्वियस है, होगा वही जो लोकसभा चाहेगी, क्योंकि इनकी संख्या इनके 2 गुने से भी ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोकसभा चाहेगी वो हो सकता है, यानी चांसेस बने हुए हैं, इसलिए ये बिल भी समाप्त नहीं होगा। नहीं, लोकसभा संयुक्त बैठक में ही समाप्त करवा सकती है। और लास्ट चौथा है कि राज्यसभा में वो बिल है, लोकसभा में अभी तक आया ही नहीं है, तो उस बिल को समाप्त करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब नई लोकसभा बन चुकी है। ये बिल जैसे ही लोकसभा में आएगा और लोकसभा को लगेगा कि बिल पास करने लायक नहीं है तो फिर लोकसभा इस पर अपनी सहमति देने से रोक लेगी। तो ये 4 परिस्थितियां जो बताती है कि लोकसभा के भंग होने पर भी बिल समाप्त नहीं होंगे। और प्रश्न इन पर आते हैं, लोकसभा के भंग होने की शक्ति पर आजकल प्रश्न नहीं बनते, प्रश्न बनते हैं इन 4 परिस्थितियों से कि कौन सा बिल समाप्त हो जाएगा। इन 4 के अतिरिक्त जो भी बिल है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये 4 बिल ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनमें लोकसभा के पास शक्ति बचेगी कि वो नई लोकसभा इन 4 बिलों को, अगर इच्छा नहीं हुई उसकी, तो इन 4 बिलों को रोक सकती है। पहले में एब्सोल्यूट वीटो जारी करवा के रोक सकती है, कब? जब राष्ट्रपति के पास पड़ा है बिल। दूसरे में अगर राष्ट्रपति ने
सस्पेंसिव वीटो लगा दिया, यानी लोकसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, लोकसभा को मंजूर नहीं है तो लोकसभा वापस भेजेगी नहीं, बिल समाप्त हो जाएगा। तीसरा, संयुक्त बैठक है तो संयुक्त बैठक में वही होगा जो लोकसभा चाहेगी। और चौथा, अगर राज्यसभा में ही पड़ा है बिल, लोकसभा में आया ही नहीं, तो नई लोकसभा के पास पूरा चांस रहेगा कि इस बिल पर अपनी सहमति दे या नहीं दे। इन 4 परिस्थितियों में बिल लोकसभा के भंग होने पर भी समाप्त नहीं होते हैं। ये था टॉपिक कि बिलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लोकसभा भंग हो जाएगी। तो ये लोकसभा के सत्र के बारे में था। 3 सत्र होते हैं और आर्टिकल 85 के अंदर जो विशेष प्रावधान था लोकसभा के भंग होने का वो पढ़ा, और फिर हमने देखा कि कौन से बिलों पर लोकसभा के भंग होने का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको देख लिया। अब हम आते हैं आर्टिकल 106 तक देख चुके थे। आर्टिकल 106 के अंदर प्रावधान था जो सांसद हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन से रिलेटेड जो संसद की शक्ति थी उसके बारे में। उसके बाद आर्टिकल आता है 107। आर्टिकल 107 कहता है कि कोई भी बिल साधारण बिल है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा यानी कि बिलों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में, यानी कि बिल कहां पर प्रस्तुत होगा इसके बारे में जो प्रावधान करता है वो करता है आर्टिकल 107, और फिर ये बताता है कि ये बिल किस तरीके से आगे पास होते हैं। लोकसभा में बिल आया, लोकसभा में सामान्य चर्चा हुई, सामान्य चर्चा के बाद मतदान हुआ, मतदान के बाद यदि साधारण बहुमत मिल जाता है ये बिल राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के अंदर बिल प्रस्तुत होगा, सामान्य चर्चा होगी, मतदान होगा, और अगर साधारण बहुमत से बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति ने अगर हस्ताक्षर कर दिए तो वो बिल अधिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यह सामान्य प्रक्रिया है, बिलों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित था और आर्टिकल था 107। लेकिन एक और कंडीशन कि यहां पर तो क्या है कि लोकसभा ने भेजा, राज्यसभा ने पास किया, फिर राष्ट्रपति के पास गया। उल्टा हो जाए कि लोकसभा भेजे, राज्यसभा रोक ले, राज्यसभा भेजे, लोकसभा रोक ले, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इससे बोलते हैं संसद के अंदर डेडलॉक आ जाना, यानी कि अवरोध आ जाना, या इसे बोलते हैं असहमति। यानी कि अब अगर ऐसा हो ही ना, जो आर्टिकल 107 जो आइडियल कंडीशन बता रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये आइडियल कंडीशन पूरी ना हो, तब हमारे संविधान के अंदर एक और आर्टिकल लिखा गया जिसे बोलते हैं आर्टिकल नंबर 108। क्या है प्रावधान, इसे बोलते हैं इन शॉर्ट, इसे बोलते हैं संयुक्त बैठक। यानी कि आर्टिकल 108 के अंदर प्रावधान किया गया है संयुक्त बैठक का। संयुक्त बैठक कब होगी, जब संसद के अंदर डेडलॉक आएगा। डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि किसी बिल पर सहमति बन ही नहीं पा रही है। लोकसभा के पारित बिल पर राज्यसभा असहमत है, राज्यसभा के बिल पर लोकसभा असहमत है, तो ऐसी परिस्थिति में जब सहमति नहीं बन पाती है इसे बोलते हैं डेडलॉक उत्पन्न हो जाना। और डेडलॉक किस प्रकार हो सकता है, तो यहाँ 3 परिस्थितियां बताई गई हैं जिनके आधार पर संसद के अंदर डेडलॉक आ सकता है। पहला, एक सदन पारित करे, मान लो लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने भी पारित किया, किसी ने भी एक ने पारित किया, दूसरे ने उसे स्वीकार ही नहीं किया, हो गया डेडलॉक। यानी कि यहां से 2 बिल पारित है लेकिन सहमति नहीं बनी। दूसरा देखते हैं, दूसरे सदन ने 6 माह तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की, यानी बिल पहुंचा लोकसभा से, बिल राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा 6 महीने से ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे वो जानती नहीं हो इस बिल को। तो इस तरीके से इग्नोर करने को भी, यानी इग्नोर कर रही है, 6 महीने से उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। जब जवाब ही नहीं मिला तो फिर ये भी एक प्रकार की असहमति प्रकट करना ही हुआ, डेडलॉक उत्पन्न किया। तीसरा परिवर्तन कंडीशन कि दूसरे सदन ने मान लो कोई संशोधन किया कि भाई साहब आपके प्रस्ताव में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, आप इस मिस्टेक को सुधारिए, लेकिन उस संशोधन को पहला सदन वापस अस्वीकार कर दे। कंडीशन वो की वो रह गई कि अब पहले सदन के बिल को दूसरा सदन नहीं मान रहा था, दूसरे सदन ने थोड़ा बहुत संशोधन करके मान लिया तो पहले सदन ने उस संशोधन को नहीं माना। कुल मिला के स्थिति असहमति की ही रह गई। जब असहमति की स्थिति होते हैं इसे बोलते हैं डेडलॉक, और जब संसद में डेडलॉक उत्पन्न होगा तो भारतीय संविधान इसका कुछ समाधान भी करता है, वो समाधान है संयुक्त बैठक, और ये लिखा गया आर्टिकल नंबर 108 के अंदर। आर्टिकल 108 कहता है यदि संसद के अंदर डेडलॉक या असहमति की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की ऑब्वियस सलाह है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान करेंगे, यानी कि संयुक्त बैठक की घोषणा कर देंगे और दोनों सदनों के बारे में अधिसूचना जारी हो जाएगी कि आप X तारीख के दिन दोनों एक सदन के अंदर बैठिए और इस सदन में बैठकर साधारण बहुमत से इस बिल को पारित करवाइए। अगर राज्यसभा का पलड़ा भारी रहा
तो बिल पास नहीं होगा, और मान लो लोकसभा का पलड़ा भारी रहा तो जो लोकसभा चाहती थी वो हो जाएगा, अगर राज्यसभा का पलड़ा भारी रहा तो जो राज्यसभा चाहती है वो हो जाएगा। जो भी चाहते हो कम से कम एक निर्णय लेकर हमें सूचित करो कि मैं कब से पेन लेकर बैठा इंतजार कर रहा हूं कि अभी बिल आ रहा है मैं साइन करूं, अभी बिल आ रहा है मैं साइन करूं, लेकिन तुम नालायक आपस में ही लड़ पड़े हो, मैं कब साइन करूंगा। तो ऐसा करो, फटाफट एक फैसला लो और संयुक्त बैठक कर लो। बिल भेजना है तो मुझे बता दो कि साइन करना है या नहीं, और अगर नहीं भेज रहे हो तो मैं भी वापस पेन पर ढक्कन लगाकर फ्री हो जाऊं। इसलिए राष्ट्रपति एक आउट करते हैं संयुक्त बैठक कि भाई जो भी करना है कर लो, उचकाओ मत कि अभी बिल आ रहा, अभी बिल आ रहा, बिल आ ही नहीं रहा। अब ये तो आर्टिकल 108 था। 108 में लिखा गया है कि ये जो संयुक्त बैठक होगी इसमें साधारण बहुमत से बिल पारित हो जाएगा, साधारण बहुमत से बिल पारित हो जाएगा। फिर इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, और ये जो अध्यक्षता वाला प्रावधान है आर्टिकल 108 में नहीं, आर्टिकल 118 में दिया गया है। क्यों? आर्टिकल 118 संसद को शक्ति देता है कि वो अपनी विभिन्न क्रियाविधियों यानी गतिविधियों के लिए नियम बना सकता है, और संसद ने नियम बनाए। फिर नियम बनाए किसने थे? नियम वापस बनाए राष्ट्रपति ने। आर्टिकल 118 कहता है संसद अपने लिए नियम बनाएगी। संसद नियम बनाने के लिए जब संयुक्त बैठक पर नियम बनाने की बात आई तो आर्टिकल 118 का सब क्लोज 3 संयुक्त बैठक के बारे में नियमावली की बात करता है। आर्टिकल 118 का सब क्लोज 1 कहता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों अपने लिए नियम बना सकती है। फिर आर्टिकल 118 का सब क्लोज 3 कहता है कि लोकसभा संयुक्त बैठक राष्ट्रपति संयुक्त बैठक के संबंध में नियम बना सकते हैं, और राष्ट्रपति ने नियम बनाया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ओके, आर्टिकल 118 का सब क्लोज 3 कहता है इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। यहां तक तो संविधान में है। उसके बाद हम जानते हैं कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तब कौन करेंगे? तो इसका जवाब है कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं फिर कौन करेंगे? फिर राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। सभापति नहीं करने वाले, उपसभापति करेंगे। और अगर उपसभापति भी अनुपस्थित हैं फिर कौन करेंगे? फिर संयुक्त बैठक खुद मिलकर डिसाइड करेगी कि हमारी इस दिन की बैठक में अध्यक्षता कौन करने वाला है। तो इन तमाम जो अभी बोले गए लोकसभा अध्यक्ष के अलावा वाले जो प्रावधान है वो आर्टिकल 118 के सब क्लोज 3 में जो लिखा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि सभापति चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, इन दोनों की सलाह पर जो नियम बनाएंगे उन नियमों में लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होगी उसके अध्यक्ष इस क्रम में होने वाले हैं। वापस कि संयुक्त बैठक के बारे में आर्टिकल 108 बताता है कि संयुक्त बैठक होगी, आह्वान राष्ट्रपति करेंगे, और साधारण बिल से संयुक्त बैठक से जो बिल निकल जाएगा वो बिल पास मान लिया जाएगा। ओके, उसके बाद अब आता है कि संयुक्त बैठक के लिए भी तो नियम होना चाहिए कि किस नियम का पालन किया जाएगा। लोकसभा के नियमों का पालन होगा या फिर राज्यसभा के नियमों का पालन होगा? कैसे नियम? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले निलंबन का। अगर कोई सांसद हो हल्ला कर रहा है, कपड़े खोल के खड़ा हो गया है और टेबल पर हाथ पटक रहा है, मतलब हंगामा खड़ा कर रहा है, बैठक की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में लोकसभा में तो नियम लिखा गया है कि अगर सांसद किसी विधायक का जो अध्यक्ष हैं वो अगर किसी सांसद का नाम भी ले ले तो फिर वो 5 दिन के लिए निलंबित हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में निलंबन राज्यसभा अगर खुद एक प्रस्ताव लाकर करेगी तभी होगा। राज्यसभा के सभापति को यह शक्ति नहीं है कि नाम लेने से 5 दिन का निलंबन लागू हो जाएगा। ये जो लोकसभा और राज्यसभा के नियमों में फर्क है, इसका मतलब संयुक्त बैठक में कौन से नियम लागू होंगे? संयुक्त बैठक में लोकसभा के नियम लागू होंगे, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अगर नाम ले लेगा, चाहे वो सांसद राज्यसभा का था, संयुक्त बैठक में बैठा था बेचारा, उसने कुछ हो हंगामा किया ही होगा और उसका इस अध्यक्ष ने नाम लिया था और वो बेचारा 5 दिन के लिए अब सदन में आने के योग्य नहीं बचा। ये जो नियमावली है लोकसभा की थोड़ी अलग है, राज्यसभा की थोड़ी अलग है। जब लोकसभा और राज्यसभा के नियमों में फर्क है, संयुक्त बैठक में कौन से नियम लागू होंगे? जो लोकसभा के हैं। लेकिन आर्टिकल 108 तो केवल इतना कहता है साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। अब बात आई कि भाई बैठक के लिए कुछ नियम, कार्य प्रक्रिया संचालन के लिए नियम तो होने ही चाहिए।
तो नियमों के लिए आर्टिकल 118 में, आर्टिकल 118 का सब क्लोज 3 कहता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे और लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे। और जो इसके नियम है वो कौन बनाएगा? इसके नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष और सभापति की सलाह पर बनाएंगे। और लोकसभा और राज्यसभा के सभापतियों के और राष्ट्रपति को सलाह देकर जो नियम बनाए गए उन नियमों में लिखा हुआ है कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष को बुलाओ, उपाध्यक्ष अनुपस्थित है फिर राज्यसभा के उपसभापति को बुला लो, उपसभापति भी नहीं है फिर क्या होगा? तो फिर सदन खुद ही डिसाइड कर, वो बैठक वाले सदस्य खुद डिसाइड कर ले कि उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे। और इस टोटल प्रक्रिया के दौरान लोकसभा के नियमों का पालन किया जाएगा। ये आर्टिकल 118 है। तो जब संयुक्त बैठक पढ़ते हैं तब 108 और 118 को एक साथ देखना है, क्योंकि 108 में कुछ प्रावधान है, बाकी बचे हुए प्रावधान 118 के अंदर है। तो ये थे डेडलॉक संयुक्त बैठक, यानी कि हमने चर्चा की आज कि संसद में सत्र कौन कौन से होते हैं और सत्रों में जो बिल पारित होते हैं उनमें से कौन कौन से बिल ऐसे हैं जो स्पेशल हो जाते हैं। एक तो 17 साल के दौरान जजेज वाला बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया। उसके बाद लोकसभा के भंग होने पर बिलों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने देखा। फिर हमने आर्टिकल 107 देखा जो बताता है कि बिल किस तरीके से प्रस्तुत होते हैं, कैसे पास हो जाते हैं। और 108 में देखा अगर बिल पास नहीं हो रहा है, राष्ट्रपति पेन लेकर जारी करता रहेगा तो क्या होगा, क्यों नहीं आया बिल, तो उसके पीछे रीजन होगा। संसद में अगर डेडलॉक उत्पन्न हो गया होगा तभी बिल राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा। और अगर राष्ट्रपति तक बिल पहुंचा नहीं, राष्ट्रपति को तो बिल मंगवाना ही है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसके लिए संयुक्त बैठक का आह्वान करेंगे। अगर संयुक्त बैठक हुई, संयुक्त बैठक में बिल पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके खुद फ्री हो जाएंगे। ये थे संसदीय प्रक्रिया का एक स्टेप, पहला स्टेप जिसके अंदर हमने पहले प्रस्तुतिकरण देखी, फिर डेडलॉक से निपटे। अब हम देखेंगे आगे की प्रक्रिया, आगे और मूल जो हमारे ये बिल हैं इनके रिलेटेड कौन कौन से विशेष प्रावधान हैं, उनमें किस प्रकार की संसद को शक्ति दी गई है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।